नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवण सैनी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मनु के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र, यानी मनु ने राज्य के क्या क्या काम या कार्य बताए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का महत्वपूर्ण स्थान है और मनु की जो पुस्तक है मनुस्मृति, वह भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रमुख स्थान रखती है। और मनुस्मृति में मनु ने राज्य के बारे में विस्तारपूर्वक विचार दिए हैं। मनुस्मृति में ही मनु ने राज्य के कार्यों की बहुत विस्तारपूर्वक व्याख्या की है और मनु ने राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य बताए हैं। मनुस्मृति में मनु ने राज्य के बारे में जितने जो विस्तृत रूप से कार्य बताए हैं, उनके आधार पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनु ने जिस राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, वह राज्य आज की भाषा में उस राज्य को अपन लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहलाता है, जो जन कल्याण के अधिकतम कार्य करता है। तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में यानी मनुस्मृति में मनु ने इसका प्रतिपादन प्राचीन काल में ही कर दिया था। तो निष्कर्ष तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि मनु ने राज्य के का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, वो बताया है। मनु ने राज्य के जो कार्य बताए हैं उनका उल्लेख अपन बिंदुवार करेंगे। तो आइए अब अपन चर्चा करते हैं मनु के द्वारा बताए गए राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्य। मनु ने राज्य का सबसे पहला कार्य बताया है प्रजा की सुरक्षा करना या रक्षा करना। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रजा की रक्षा ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है, यानी राज्य की उत्पत्ति ही प्रजा की सुरक्षा करने के लिए हुई है। आदिकाल में जब राज्य नहीं था तो व्यक्ति अत्यंत असुरक्षित था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इसीलिए लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तब ईश्वर ने प्रजा की सुरक्षा के लिए पृथ्वी पर राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार मनुस्मृति में प्रजा की सुरक्षा को राज्य की उत्पत्ति का एक प्रमुख आधार है, वो बताया गया है। इसलिए मनु के अनुसार जो है राज्य का प्रमुख कार्य है वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना है। राजा को आंतरिक अपराधियों और बाहरी शत्रुओं से प्रजा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। आंतरिक दृष्टि से जो है अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा करने के लिए दंड की व्यवस्था का परिचालन किया जाना चाहिए, क्योंकि दंड का जो भय है वही अपराध को रोकता है। इसके अलावा राजा को जो है वो बाहरी शत्रुओं से भी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ये राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य वो होता है। मनु ने राज्य का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य बताया है वह होता है प्रजा का पालन करना या प्रजा का पालन पोषण करना या प्रजा का भरण पोषण करना। मनुस्मृति में प्रजा के पालन को राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। मनु ने प्रजा के पालन के दायित्व की पूर्ति के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है वो किया है। जैसे मनु ने बताया है कि राजा को प्रजा की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। राजा को अनाथ बालकों, असहाय लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रजा की सुविधा के लिए यातायात के साधनों का विकास करना चाहिए। इसके अलावा प्रजा की सुविधा के लिए पाठशालाओं, औषधालयों, धर्मशालाओं का निर्माण करना चाहिए। किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने जो जन कल्याण के व्यापक कार्यों का उल्लेख है वो मनुस्मृति में किया है। अगला कार्य है मनु ने राज्य का जो अगला कार्य बताया है वह है अर्थव्यवस्था का संचालन करना। मनु ने प्रजा की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। उसके अनुसार राजा को अर्थव्यवस्था का संचालन भी करना चाहिए और उस पर कड़ा नियंत्रण भी रखना चाहिए। राजा को व्यापार, वाणिज्य और कृषि की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा राजा को अपने राज्य की अपनी मापतोल प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए।
मूल्य व्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहिए और आर्थिक अपराधों की रोकथाम के भी प्रयास है वो करने चाहिए, यानी आर्थिक अपराधियों से भी प्रजा को सुरक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए। मनु ने अगला जो कार्य राज्य को बताया है वह है सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है वो माना गया है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के दो मुख्य व्यवस्थाएं हैं वो बताई गई हैं। पहली है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने वर्ण के निर्धारित कार्य ही करे। उसी प्रकार मानव से अपेक्षा की गई है कि मानव अपना संपूर्ण जीवन है वो आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यतीत करे। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन को 25-25 वर्षों के 4 भागों में विभाजित किया गया है और व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन है व्यतीत करे। जैसे जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वह जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक वह गृहस्थ आश्रम का पालन करे। 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक वह वानप्रस्थ आश्रम में रहे और उसके बाद वह 75 से 50 वर्ष की आयु तक संन्यास आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करे। अब राजा को यह दायित्व सौंपा गया है कि राजा जो सभी नागरिकों से इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का पालन करवाए और जो इनका पालन नहीं करते हैं उनको राजा दंडित है वो करे। इसके बाद अगला जो कार्य बताया गया है मनुस्मृति में वह है न्याय व्यवस्था का संचालन करना। मनुस्मृति में न्याय को भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है वो दायित्व के रूप में चित्रित किया गया है। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि जब राज्य नहीं था तो पृथ्वी पर अन्याय व्याप्त था। अन्याय के निवारण और न्याय की स्थापना के लिए भी राज्य की उत्पत्ति है वो हुई है। तो उत्पत्ति का आधार भी न्याय की स्थापना करना है, इसलिए न्याय की स्थापना जो है वो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मनु ने कहा है कि अपराधियों को दंडित करना राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि दंड का भय अपराध को रोकता है और यह राजा से अपेक्षा की गई है कि राजा यमराज की जैसी निष्पक्षता से न्यायिक कार्यों का संचालन करे और न्यायिक कार्यों के निष्पक्ष संचालन के लिए राजा को योग्य और निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए और स्वयं संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर निगरानी करनी चाहिए और न्याय व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। मनुस्मृति में अगला जो कार्य बताया गया है वह है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना। राज्य के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए एक सक्षम और सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती है। इसके लिए मनु ने सुझाव दिया है कि राजा को एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करना चाहिए। इसके लिए राजा को योग्य मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और अपने द्वारा नियुक्त किए गए इन मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और यदि कोई मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या राजकार्य की उपेक्षा करता है तो ऐसे अधिकारियों को राजा को दंडित है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था पर राजा के कड़े नियंत्रण का सुझाव भी है वो दिया गया है। अब अंत में जो कार्य बताया गया है वह है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को भी राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। मनु के अनुसार राजा को परराष्ट्र संबंधों का संचालन जो है वो सतर्कतापूर्वक करना चाहिए ताकि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके, मित्रों की संख्या बढ़ाई जा सके।
परराष्ट्र संबंधों के सफल संचालन के लिए मनुस्मृति में मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति, नीति के उपाय आदि सिद्धांत बताए हैं और मनु ने राजा को ये सुझाव दिया है कि राजा परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों का उपयोग है वो करे। तो ये हैं मनु के द्वारा बताए गए राज्य के कार्य या राज्य का कार्य क्षेत्र। धन्यवाद।